नमस्कार, मैं वंशिका त्यागी आप सभी का स्वागत करती हूँ आयुर्वेदा ऑनलाइन में। डाइट एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट्स लाइक इट कैन मेक और ब्रेक योर लाइफस्टाइल। और इसी से संबंधित बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेदा डॉक्टर एंड डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुरिता गुप्ता। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। आई होप आज मैं अपने आयुर्वेद नॉलेज और डाइट के रिलेटेड कुछ अपने एक्सपर्ट व्यूअर्स को कुछ नॉलेज दे पाऊंगी और इसी पर हम बात करेंगे आपके साथ। जी बिल्कुल मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आप इस डाइट इंडस्ट्री में आई कैसे, मतलब आप एक डाइट डॉक्टर बने कैसे? सो बाय क्वालिफिकेशन मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन आयुर्वेदा फील्ड में किया। तो जब मैं स्टडी कर रही थी आयुर्वेद, तो आई रियलाइज कि जो आयुर्वेद के 3 उपस्तंभ हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, उसमें पहला उपस्तंभ आहार है। तो जो आहार है वो करेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका आहार करेक्ट नहीं है तो आप कुछ भी कर लें, कितनी भी मेडिकेशन ले लें, आप ठीक नहीं हो सकते। दैट इज़ हाउ मुझे रियलाइज़ हुआ कि आयुर्वेद में आहार का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, और मैंने अपनी ब्रांच में, अपनी फील्ड में डाइट को इंक्लूड किया। सो आयु डाइट नाम से मेरा जो मैंने इसको प्रोपगेट किया, आयु डाइट, दैट इज़ आयुर्वेदा एंड डाइट। सो जो मेरा क्लिनिक है या जो मेरा स्टार्टअप मैं आप बोलूँगी, जो मैंने आयु डाइट वेलनेस के नाम से किया, इसी तरह इसका जो है वो स्टार्टिंग हुई। ओके, सो आपके पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनमें से सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या बताते हैं वो अपनी? देखिए, मुझे अपनी फील्ड में काम करते हुए अब ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो मैंने लोगों में देखी आजकल के सिनेरियो में, वो थी ओबेसिटी, यानी कि मोटापा, जिससे हमारे वर्ल्ड की आई वुड से कि 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो प्रभावित है। तो इसीलिए जो मैंने देखा कि पीसीओडी, डायबिटीज़, जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, बेसिकली जो मोटापे से रिलेटेड हैं, उन्हीं में ही आई स्टार्टेड वर्किंग। तो मेरे हिसाब से लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स जो हैं वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैं किसी भी डाइट और आयुर्वेद एक्सपर्ट के पास। तो जो ओबेसिटी है या जो मोटापा है, उसकी वजह से लोगों को आजकल इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ हो रहे हैं, वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, वो प्रॉपर प्रेगनेंसी में अपना जो कंसेप्शन है, जो बच्चे का ग्रोथ है, वो प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं अपने हाई ओवरवेट की वजह से। तो ये भी नहीं पता उन्हें कि प्रेगनेंसी अगर हो गई है तो उन्हें क्या खाना चाहिए। जो प्रेगनेंसी है, अगर सपोज़ कोई कंसीव कर गया है कोई इंसान, और उसको ये भी नहीं पता कि उसको क्या खाना है प्रेगनेंसी में, तो उससे भी रिलेटेड हम बता सकते हैं उसको कि आपको क्या डाइट लेना चाहिए प्रेगनेंसी में। अगर हम वो चार्ट देखें कि 9 मंथ्स तक एक मदर को क्या इनटेक करना चाहिए अपनी बॉडी के अंदर, तो वो क्या क्या होगा? अगर हम मंथली लेके चलें कि फर्स्ट मंथ में इतना या इतना इतना पोर्शंस खाने के, तो प्लीज़ अगर आप बताएं। ओके, सो बेसिकली जो प्रेगनेंसी है किसी भी लेडी के लिए, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। फर्स्ट 3 मंथ्स, देन सेकेंड ट्राइमेस्टर, और फिर थर्ड ट्राइमेस्टर। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, जिसमें जो बेबी है जस्ट ग्रो करना स्टार्ट ही हुआ होता है, तो अगर हम उसमें डाइट की बात करें तो एक लेडी के लिए प्रोटीन इनटेक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस टाइम पे उसको मोशन सिकनेस हो रहा होता है, मतलब वो नॉजिया हो रहा होता है, वॉमिटिंग्स हो रही होती हैं, शी इज़ नॉट एबल, मतलब वो ज़्यादा नहीं खा पाती है, जो भी वो खाती है उसको डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो ऐसे टाइम पे हमें कोशिश करनी चाहिए उसको सिट्रस फ्रूट्स का ध्यान रखना, उसको वाटर इनटेक का ध्यान रखना, कोकोनट वाटर रेगुलरली देना, हाइड्रेशन का ध्यान रखना, प्लस बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आयुर्वेद में ये भी बोला गया है, क्योंकि उस समय बच्चा जस्ट ग्रो करना स्टार्ट हुआ होता है, तो आपको कैल्शियम और विटामिन डी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो जो मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, वो उसको एम्पल अमाउंट में, भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। देन इसके अलावा जैसे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो उस समय बहुत सारे टेस्ट बदलते हैं लेडी के, मतलब कभी किसी को खट्टा खाने का मन करता है, किसी को मीठा खाने का मन करता है। तो ऐसा बोला गया है कि जो भी वो खाना चाहती है, आई मीन जो भी उसका टेस्ट बनता है, उसको वो ज़रूर उस रस की चीज़ें दी जाएं, क्योंकि जो हमारा डाइजेशन है, जो हमारी अग्नि है, वो बहुत हद तक इस बात पे डिपेंड करती है कि आप क्या खा रहे हो, राइट। तो हेवी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए उस टाइम पे। सो इन चीज़ों का उसको फर्स्ट 3 मंथ्स में ध्यान रखना चाहिए। फिर अगर हम नेक्स्ट 3 मंथ्स की बात करें, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो वो सबसे ज़्यादा सेफ पीरियड माना गया है। मतलब प्रेगनेंसी का वो सबसे ज़्यादा सेफ पीरियड है, जहाँ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। लेकिन एक चीज़ है जो आजकल मैं अपने रोगियों में देख रही हूँ, और वो है डायबिटीज़।
जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। और यूजुअली इसका जो आपका टेस्ट होता है या जो डिटेक्ट करते हैं आप, वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही डिटेक्ट होती है ये प्रॉब्लम। तो जब आप पेशेंट का GTT टेस्ट कराते हैं, जिसको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं, उसमें पता चलता है कि वो लेडी कितना प्रोन है, मतलब जितना उसका कितना हाई लेवल्स हैं शुगर के, और कितना वो प्रेगनेंसी को प्रोलॉन्ग कर सकती है। तो कुछ पेशेंट्स में मैंने ये भी देखा है कि GDM की वजह से, मतलब कि हाई शुगर की वजह से अबॉर्शंस हो जाते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में, या उनकी प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है। मतलब जो नॉर्मल टाइम है डिलीवरी का, दैट शुड, मतलब वो 38 वीक के बाद होनी चाहिए। बट कुछ लोगों में 30 हफ्ते पर या 28 हफ्ते पर भी बच्चा हो जाता है, बच्चे का जन्म, और फिर उसको NICU में रहना पड़ता है। तो जो डाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, स्पेशली जो शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। अगर कोई लेडी ओवरवेट है, उसका वज़न ज़्यादा है, तो उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि उसको GDM होगा। या अगर किसी लेडी में PCOD का प्रॉब्लम रहा है कंसेप्शन से पहले, मतलब माँ बनने से पहले, तो चांसेस हैं कि उसमें ज़्यादा चांसेस होंगे शुगर बनने के। और इसी शुगर से कई बार बच्चे का, उसमें क्या होता है कि लेडी तो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेती है, लेकिन बच्चा अंडर वेट रह जाता है। बच्चे का जो आइडियल वेट होना चाहिए वो 2.5 से 3.5 किलो होना चाहिए जन्म के टाइम पे, बट वो उतना नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे को न्यूट्रिशन मिला ही नहीं है। प्लस अब अगर जैसे आप किसी भी डाइटिशियन के पास जाएंगे तो एक डाइटिशियन ये बोलेगी कि भाई आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में 1800 किलो कैलोरी लेनी है एक दिन में। बट उस समय ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो जो कैलोरीज आ रही हैं वो कार्ब से आ रही हैं, वो प्रोटीन से आ रही हैं, वो फैट से आ रही हैं, या वो कहाँ से आ रही हैं। अगर सपोज आप उन्हें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से लेते रहेंगे उन कैलोरीज को, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप GDM के शिकार होंगे या आपका शुगर लेवल ज़्यादा होगा और आपके बच्चे का वेट जितना होना चाहिए नहीं होगा और आप भी ओवरवेट हो जाएंगी। बट अगर आप वही कैलोरीज प्रोटीन पोर्शन से लें या वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, तो आपको, मतलब वो बच्चे का वेट नॉर्मल रहेगा, प्लस आपका भी जो फूड पैटर्न है, आपको GDM की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। देन अगर हम थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें, जब हम लास्ट ट्राइमेस्टर में आ जाते हैं, इस समय क्या होता है कि क्योंकि बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है, वॉम्ब का साइज़ बढ़ गया होता है, तो लेडी को मूवमेंट में दिक्कत आती है, प्लस उसको खाना डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि जो भी आप खा रहे हो वो आपके टमी पर प्रेशर डालता है, आपको एसिडिटी के इश्यूज़ होने लगते हैं, आपको ब्लोटिंग के इश्यूज़ होने लगते हैं। तो उस समय थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको ये ज़रूरी है कि आप, सबसे इम्पॉर्टेंट तो थोड़ा सा एसिडिक फूड कम खाएं, ठीक है। और उस समय आपको ये ज़रूरी है आप स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स खाएं, मतलब रादर देन आप अपनी टमी एक बार में फूड से भर लें, आप थोड़ा थोड़ा खाएं, हर 2 घंटे पे खाएं, हर 1 घंटे पे खाएं। कोशिश करें आप वही खाना खाएं जो आपकी बॉडी के लिए डाइजेस्टेबल हो। ऐसा नहीं कि आपने गूगल पे कुछ भी पढ़ा कि ओके ये खाना चाहिए, केसर खा लेनी चाहिए। लास्ट ट्राइमेस्टर में कुछ लोग बोलते हैं घी खाएंगे तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि घी खाने से नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, या अगर आप केसर खाएंगे तो बच्चा गोरा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स जस्ट दैट कि आपको अपनी बॉडी के हिसाब से चीज़ें खानी हैं, आपको वो चीज़ें खानी हैं जो आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए, आपके लिए अच्छी हैं। तो लास्ट ट्राइमेस्टर तक आते आते कुछ लोगों का, जैसे एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें बच्चा घूमता है, वो कम हो जाता है, तो उसके वजह से भी लोगों को प्रीटर्म डिलीवरी करानी पड़ती है। प्रोटीन का ध्यान रखें, वाटर का ध्यान रखें, अपनी डाइट में फाइबर का बहुत ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर तक आते आते लेडी को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाती है, तो उसको फाइबर का इंटेक ध्यान रखना है अपनी डाइट में। सैलेड का इंक्लूड करें भरपूर मात्रा में। आप बटर मिल्क का यूज़ कर सकते हैं, छाछ का, विच इज़ अ वेरी गुड डाइजेस्टिव टॉनिक। तो इसके अलावा बहुत सारी जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, है ना, आप उसका इंक्लूड करें जिनमें फ़ाइबर है। आप होल ग्रेन्स का यूज़ करें, होल ग्रेन्स में फ़ाइबर अच्छी मात्रा में होता है। तो जब ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपका एक नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी रहता है, और किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन होने के या किसी भी तरह के प्री टर्म बर्थ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, तो जैसे आपने एमनियोटिक फ्लूइड्स की बात की, तो वो कम क्यों हो जाता है, किस रीज़न की वजह से होते हैं? डाइट में ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो मिस हो जाता है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि उस लेडी को वाटर इनटेक का ध्यान रखना है अपना। एमनियोटिक फ्लूइड जो है, इट्स अ काइंड ऑफ लिक्विड, ओके। तो आयुर्वेद बोलता है कि जो जल महाभूत है, अगर आप जल महाभूत को बढ़ाना चाहते हो बॉडी में, तो आपको जो उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो ज़्यादा खानी है, ठीक है। तो जितनी भी वाटरी चीज़ें हैं आप उसका इंटेक बढ़ाइए अपनी बॉडी में। कई लोग, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, सॉल्ट बहुत ज़्यादा खाते हैं अपनी डाइट में, या जंक फूड ज़्यादा खाते हैं,
तो वो एमनियोटिक फ्लूइड ऑटोमेटिकली कम होने लग जाता है, ठीक है। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी लेडीज़ इस बात का ध्यान नहीं रखती हैं कि कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, उन्हें कितना फूड लेना चाहिए। कुछ लोग जैसे क्या करते हैं, अपनी डाइट से कम खाते हैं, तो उनको ये एडवाइस किया जाता है कि आप अगर उस समय नहीं खा रहे हो तो आप थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाइए। आप प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखिए, तो भी एमनियोटिक फ्लूइड आपका ठीक रहता है। इन सब चीज़ों से आपका एमनियोटिक फ्लूइड को आप मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो ये मतलब पॉसिबिलिटी कितनी होती है कि जो बेबी उनके अंदर है उसको भी डायबिटीज़ हो या वो भी डायबिटिक बॉर्न हो? इसके चांसेस यूजुअली कम रहते हैं। okay. एंड जो अगर किसी लेडी को जो डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में हुई है तो वो ज़्यादातर लेडीज़ में ठीक हो जाती है आफ्टर डिलीवरी, अगर वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड है तो। अगर किसी लेडी की डायबिटीज़ पहले से ही रही है, सपोज वो पहले से ही डायबिटिक थी, उस केसेस में नहीं उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट होती है। और उस केस में चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि बच्चे को आगे चल के इंसुलिन रेजिस्टेंस हो या फिर बच्चे को डायबिटीज़ डेवलप हो जाए। और जैसे हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात की, तो उसमें ज़्यादातर लेडीज़ का जैसे नौजिया होता है और खाने का ज़्यादा चीज़ें मन नहीं करता, तो ऐसी कोई एक दो बेसिक सी खाने की चीज़ जिनसे उन्हें प्रोटीन भी अच्छा खासा मिलेगा, बट उनको ज़्यादा मात्रा में उसको खाने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ हो तो? देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्योंकि नौजिया ज़्यादा रहता है पेशेंट को और उसका मन नहीं करता है खाने का, तो उसको जो अम्ल रस है आयुर्वेद में बताया गया है या जो खट्टी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा अगर वो लेती है तो उसका टेस्ट भी ठीक रहता है और उसको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम भी नहीं रहती। तो जैसे मौसमी का जूस है ना, ऑरेंजेस हैं, गुआवा है, आंवले का मुरब्बा है, ये चीज़ें वो खा सकती है अपनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम पे। प्लस इसके अलावा जैसे अगर किसी को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है तो इलायची जो है एक बहुत ही अच्छा एंटी नॉजियाटिक चीज़ बताई गई है, तो आप इलायची का यूज़ कर सकते हैं इस टाइम पर। क्योंकि लोगों को जैसे पीने का ज़्यादा मन करता है तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से थोड़ा सा रिफ्रेन करना चाहिए, वो नहीं लेनी चाहिए। और नेचुरल जो शरबत हैं, अगर आपका गर्मियों का टाइम हो रहा है, देखिए इस पर भी डिपेंड करता है कि जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो सर्दियों के टाइम पर आया या गर्मियों के टाइम पर आया। अगर आपका गर्मियों के टाइम पर होता है तो आप अच्छे अमाउंट में लिक्विड्स का इंटेक रखेंगे तो वो प्रॉब्लम सबसाइड हो जाती है। बट अगर विंटर्स के टाइम पर है तो लोग सोचते हैं कि टी कॉफ़ी ज़्यादा लें, वो बचना चाहिए। टी कॉफ़ी से बेटर है कि आप नॉर्मली अपनी डाइट में, जैसे मैंने आपको बताया, आप इलायची वाली मतलब दूध में इलायची डाल के ले सकते हो या ठंडा दूध ठंडाई वाला ले सकते हो, तो ये आपको वॉमिटिंग और नॉजिया से बचा सकता है। ओके मैम, सो एक ये मिथ है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर तुम ज़्यादा कॉफ़ी पीते हो तो मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं, इज़ दैट ट्रू? यस, एब्सोल्युटली। एक्चुअली जो कॉफ़ी है उसमें कैफ़ीन का कंटेंट ज़्यादा होता है। कैफ़ीन जो है वो आपके बॉडी में कहीं ना कहीं आपका बीपी भी बढ़ाता है। तो अगर आप कोई लेडी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा टी और कॉफ़ी का इंटेक करती है तो नेचुरल है कि उसका बीपी ज़्यादा बढ़ेगा। एंड देन जब बीपी बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं या तो वो PIH की तरफ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, या उसको बाद में मतलब डिलीवरी के टाइम पे ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कभी कभी क्योंकि गर्म है ये चीज़, अगर इनिशियली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप कैफ़ीन या जो भी गर्म है चीज़ें खाने में, जिनका जो वीर्य है मैं बोलूँगी वो गर्म है, हॉट पोटेंसी की जो चीज़ें हैं वो आपको अवॉइड करनी चाहिए, वो आपको अबॉर्शन की तरफ ले जा सकती हैं। सो आजकल के टाइम में मोस्टली जो मदर्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो नेट पे डाल देती हैं हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए। अगर हमें नौजिया फील हो रहा है तो हम ये खा लेते हैं, तो इज़ दैट राइट? मतलब नेट पे देख देख के ही तुम सारा अपना डाइट प्लान बना रहे हो, डाइट चार्ट बना रहे हो। आई डोंट थिंक इट्स राइट। व्हाट अबाउट यू? लाइक देखिए, पहले जब हम लोग कॉलेज में थे, जब हमने पढ़ा अपना, उस समय नेट का उतना प्रचलन नहीं था जी। तो पिछले कुछ 10-15 सालों में आई वुड से कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है और आजकल हर चीज़ गूगल पे अवेलेबल है। बट क्या होता है, जब एक पर्सन आपके पास आता है टू गेट हिमसेल्फ और हर सेल्फ ट्रीटेड, तो आप उसको एनालाइज करते हो, आप उसका डाइट प्लान बनाते हो उसकी बॉडी के हिसाब से। जो गूगल पे आपको मिलती हैं वो बहुत ही जनरलाइज चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि सपोज़ कोई बोले कि प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी के बाद अगर हमें वेट रिड्यूस करना है तो अगर हम जीरे का पानी पी लें तो क्या हमारा वज़न कम हो जाएगा? बट वो डिपेंड करता है कि आप जो वो ले रहे हो आपकी प्रकृति क्या है।
आयुर्वेद में वात पित्त कफ तीन दोषों के हिसाब से आपकी प्रकृति होती है। हर इंसान को अपनी दोष प्रकृति के हिसाब से ही फूड खाना चाहिए। तो जो हम अपनी प्रैक्टिस में या जो हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं उनकी प्रकृति एनालाइज करके ही हम उन्हें बताते हैं कि आपके लिए जीरा वाटर ठीक है या मेथी वाटर ठीक है, अजवाइन वाटर ठीक है या कुछ और आप धनिया वाटर ठीक है। सो बेसिकली जो गूगल पे नॉलेज मिलेगी वो बहुत ही जनरलाइज्ड है और मुझे नहीं लगता है कि सब उसको फॉलो करें और उस चीज़ को मतलब अपने रूटीन में लाएं, क्योंकि कभी ना कभी अगर आपकी बॉडी को वो चीज़ सूट नहीं की तो आपको उसका नुकसान हो सकता है रादर देन फ़ायदा। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, आजकल बहुत सारे लोग कीटो डाइट्स या इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसका बहुत प्रचलन आ गया है और बहुत ज़्यादा लोग इसको फॉलो करते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? बेसिकली एक विंडो बना दी जाती है कि इस विंडो में आपको नहीं खाना है, मतलब 12 घंटे या 8 घंटे आप नहीं खाएंगे। अब आयुर्वेद में तो ये चीज़ बहुत पहले से ही बताई गई है कि आप शाम को सूर्यास्त के बाद खाना ना खाएं जी। तो उसी को हम कैसे मॉडर्नाइज कर रहे हैं, दिस इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर हम उसी को अपने लाइफस्टाइल में ले आएं या आयुर्वेद के हिसाब से ही हम लोगों का एक लाइफस्टाइल चेंज कर दें कि ओके आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, आपको सूर्यास्त से पहले अपना खाना ख़त्म करना है, आपको महीने में या 10 दिन में एक बार उपवास रखना है, तो आई डोंट थिंक कि हमें ये फैट डाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी या हमें किसी भी इनफैक्ट डाइट काउंसलिंग या न्यूट्रिशन काउंसलिंग या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप अपना लाइफस्टाइल ही बदल लें तो। तब भी इट्स ऑलवेज बेटर टू लाइक कंसल्ट अ डॉक्टर रेदर देन एक्सपेरिमेंटिंग ऑन योरसेल्फ, आई थिंक। ऑफ कोर्स, सी डॉक्टर आपको एज अ होल आपकी बॉडी को ट्रीट करता है आपको, बिकॉज हर में से हर कोई तो मेडिकल बैकग्राउंड का नहीं है है ना, तो हर कोई साइंस बैकग्राउंड का नहीं है। तो जो डॉक्टर ने अपने इतने एक्सपीरियंस से गेन की है नॉलेज या अपनी स्टडीज़ के थ्रू, तो वो आपको इन एंड आउट बता सकता है कि ओके दिस इज़ गुड फॉर यू, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। मे बी सेम थिंग अगर हम 2 लोग खा रहे हैं तो आपके लिए वो शायद अच्छी ना हो, मेरे लिए अच्छी हो, या वाइस वर्सा। तो ये आपको डॉक्टर की एडवाइस तो हमेशा ही लेनी चाहिए। प्लस डोज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप किस डाइट किस मात्रा में ले रहे हो, आप कौन सी दवाई किस मात्रा में ले रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। प्लस आयुर्वेद में तो ये भी बताया गया है कि किस मेडिसिन को, जैसे औषध के सेवन काल भी बताए गए हैं, सिमिलरली डाइट के भी टाइम बताया गया है कि आपको किस बीमारी में मेडिसिन खाने से पहले खानी है, किस बीमारी में मेडिसिन खाने के बाद खानी है, कौन सी डाइट आपको, अगर आपको कोई पर्टिकुलर बीमारी है तो आपको किस डाइट को किस टाइम पे लेना है, क्या क्या हटाना है, क्या क्या ऐड करना है। तो डॉक्टर का रोल तो आप नकार ही नहीं सकते हो। आई मीन डॉक्टर इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वेलनेस इंडस्ट्री जी। और मुझे लगता है कि जैसे अभी हमने बात की कीटो एंड ऑल के बारे में, जो गांव के लोग हैं उन्हें वर्ड का मतलब मुझे नहीं लगता कि उन्हें वर्ड्स पता भी होंगे, बट वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि वो शाम के बाद खाना नहीं खाते, क्योंकि वो हमारा पहले से ही चलता हुआ आ रहा है। देखिए अब आप खुद ही समझ पा रहे हैं कि वी आर गोइंग बैक टू अवर रूट्स, ठीक है। सो बेसिक एंड गांव के जो लोग हैं या रूरल पॉपुलेशन जो है, दे आर मच हेल्दियर एज कम्पेयर टू द अर्बन पॉपुलेशन। देखिए उनके पास जंक फूड के उतने ऑप्शंस नहीं है। उनके घर में अगर उनके मतलब शाम के टाइम जो मोस्ट पीक टाइम होता है, जिसमें मैं अपने क्लाइंट्स को ऑप्शंस बताती हूँ कि आप क्या क्या खाएंगे, या इस जब ऑफिस से निकल रहे हो तब सबसे ज़्यादा आपको भूख लगती है, उस समय उनके पास क्या होता है, वो बोलते हैं कि सुबह की जो रोटी है उसी को आप सब्जी में रोल बनाएं और खा लें। और हमारे पास व्हेन वी मूव आउट, जैसे ही हम घर से निकलते हैं, एक मोमोज का ठेला है, एक कुछ और है, साउथ इंडियन जो भी है, आई मीन जितने ऑप्शंस आपके पास हैं उतनी आपकी क्रेविंग्स हैं। तो हमारे पास क्योंकि एक्सपोजर ज़्यादा है, हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, तो हमारे हेल्थ इश्यूज भी ज़्यादा हैं। जितना आप नेचुरल रहेंगे, जितना आप अपनी बॉडी के हिसाब से रहेंगे, जितना आप घर पे सीमित रहेंगे, घर के खाने पे सीमित रहेंगे, उतने आप हेल्दी रहेंगे। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको भी आप यही सलाह देना चाहेंगी कि मतलब जितना हो सके घर का ही खाना खाएं? एग्जैक्टली। प्रेगनेंसी में तो मैं बिल्कुल ही जंक फूड या बिल्कुल ही बाहर के खाने के लिए मना करती हूँ, नॉट एट ऑल फॉर 9 months। जैसे चाइनीज़ का तो आपने सुना ही होगा कि चाइनीज़ खाना अवॉइडेड करना चाहिए तो प्रेगनेंसी में, बट मैं तो चाइनीज़ के अलावा, क्योंकि बाहर का यू डोंट नो वो उसमें कितना कंटामिनेशन है, आप वो किस पानी से बने से। बहुत सारी लेडीज़ गोलगप्पे खाना बहुत पसंद करती हैं प्रेगनेंसी में, क्रेविंग्स होती हैं। तो मैं आई सजेस्ट कि आपको अगर गोलगप्पे भी खाने तो उसका पानी आप घर पे बनाइए, आप नेचुरली पुदीने का पानी या आप नेचुरल तरीके से उसको बना कर लीजिए, रादर देन आप बाहर का खा रहे हैं। यू डोंट नो आप उसमें कितनी बार हमने देखा है कि इंसेक्ट्स होते हैं पानी में, और वो आप उस समय अपने बच्चे के लिए भी आप हार्म कर रहे हैं।
अपने लिए तो कर ही रहे हैं, बच्चे के लिए भी हार्म कर रहे हैं। तो प्रेगनेंसी में तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए कि बाहर का बिल्कुल आपको नहीं खाना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप सभी प्रेग्नेंट लेडीज़ को या फिर जो होने वाली है उन सभी को एक ऐसी क्या एडवाइस देना चाहेंगे अबाउट द डाइट दे शुड फॉलो एंड वन थिंग दैट दे शुडंट ईट? प्रेगनेंसी एक सौभाग्य है, जिस भी लेडी को ये गॉड का ग्रेस मिलता है उसको इसको एज एक ऐसा पीरियड लेना चाहिए जिसमें वो पूरी तरह से मेंटली एंड फिजिकली अपनी हेल्थ पे ध्यान दे। नॉट ओनली वो अपना न्यूट्रिशन का ध्यान रखे, बल्कि वो ये भी ध्यान रखे कि जो वो खा रही है वो डायरेक्टली उसके बच्चे को अफेक्ट कर रहा है। तो जैसे बोला जाता है कि जो हेल्थ है इट्स अ स्टेट ऑफ नॉट ओनली फिजिकल बट इट इज़ ऑल्सो अ स्टेट ऑफ इमोशनल वेलबींग। तो आप क्या सोच रही हैं, किस तरह का आपका बिहेवियर है, उस पर भी आप ध्यान दें। खाने में अगर मैं बात करूं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक बिल्कुल भी ना कम करें। आप अपनी डाइट में भरपूर मात्रा में प्रोटीन लें। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे आगे बढ़े आप प्रोटीन के इंटेक को बढ़ाते रहें। आप अपनी डाइट में होल ग्रेन्स का इंटेक करें, फ्रूट्स का इंटेक करें, वेजिटेबल्स का इंटेक करें। अपना हाइड्रेशन का ध्यान रखें, पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। बहुत सारी लेडीज़ भूल जाती हैं और पानी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती हैं। आप अपने कैल्शियम का ध्यान रखें, जिसके लिए आपको नारियल पानी का इंटेक बोला जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको प्रेगनेंसी में खाने के लिए बोली जाती हैं, जो मेडिसिन्स दी जाती हैं, उसको टाइम टू टाइम आपको लेना चाहिए। जैसे चाहे वो फोलिक एसिड है, चाहे वो कैल्शियम है, चाहे वो आयरन है, वो इसलिए दी जाती है क्योंकि बच्चे के एक्स्ट्रा नीड्स हैं उस टाइम पे। आप जितना डाइट के थ्रू ले रहे हो बच्चे को उससे ज़्यादा चाहिए। ओके, तो उनको आपको ज़रूर लेना चाहिए। डाइट अगर मैं कैल्शियम, आयरन इनकी बात करूं तो आप ज़रूर उन चीज़ों का ध्यान रखें जिनमें ये विटामिन्स ज़रूरी हैं, जिनमें ये हैं अवेलेबल। आप सीज़न के हिसाब से फूड खाएं, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप प्रेगनेंसी में, जैसे अगर गर्मियों का टाइम है और आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें जैसे कि एग्स हैं उनका सेवन बहुत ज़्यादा ना करें, है ना। आप ड्राई फ्रूट्स, अगर आपका विंटर का टाइम है प्रेगनेंसी का तो आप ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं। अगर गर्मियों का टाइम है तो सोक करके ले। इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। प्लस जो जो चीज़ें अवॉइड करने वाली हैं उनमें जैसे कि कैफीन का इंटेक अपना मिनिमल रखें। टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड तो स्ट्रिक्टली नो है, आप बिल्कुल ना लें उसको। एंड कोशिश करें कि प्रेगनेंसी में आप थोड़ा सा प्राणायाम और मेडिटेशन, इसका बहुत आपको करने की ज़रूरत है। प्लस आयुर्वेद में मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगी, गर्भ संस्कार एक टर्म आया है हमारे यहाँ। इसका मतलब ये है कि जब से आपने गर्भ धारण किया तब से लेकर एंड तक आपको क्या रिजीम, क्या रूटीन फॉलो करना है। तो गर्भ संस्कार में हम फूड भी आता है, इसमें आपका मेंटल हेल्थ भी आता है, इसमें आपका बिहेवियर, सब कुछ आता है इसमें। तो जो बच्चा आपसे गेन कर रहा है, आपने अभिमन्यु की स्टोरी तो सुनी ही होगी, तो बच्चा सब कुछ सीख रहा है। अब जैसे कई बार जो लोग होते हैं वो इतना ज़्यादा जंक फूड खाते हैं प्रेगनेंसी में, और फिर जब उनका बच्चा होता है, फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर जब वो सेम चीज़ मांगता है तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट हेल्दी, हम आपको नहीं खिलाएंगे। तो अब आपको ये नहीं पता कि आपने प्रेगनेंसी में क्योंकि वो चीज़ें खाई हैं तो वो नेचुरली बच्चे के अंदर टेस्ट डेवलप हो चुका है उस चीज़ का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक अंदर जो क्रिएचर क्रिएट कर रहे हो वो वही फॉलो करने वाला है, या वो वही करने वाला है जो आपने 9 महीने किया है, जो आपने खाया है, उसी तरह की उसकी हैबिट्स बनने वाली हैं। आप नोटिस करना कभी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है बीइंग अ मदर ऑफ अ चाइल्ड, कि अगर आप जैसे अगर जो प्रेगनेंसी में अगर मीठा ज़्यादा खाया जाता है तो बच्चे को मीठे की क्रेविंग ज़्यादा होती है। अगर आप नमकीन ज़्यादा खाते हो या स्पाइसी आपका टेस्ट है तो बच्चे का टेस्ट भी वैसा ही होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे आपको कितनी भी क्रेविंग्स हो रही हैं जंक फूड की या टी कॉफ़ी की, आप उसको कंट्रोल करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे, बच्चे की हेल्थ अच्छी हो, तो आप प्रेगनेंसी में बहुत ही जो पोषक आहार है जिसके बारे में हमने अभी बात की उसका ध्यान रखें और वो खाएं। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मुझे बहुत कुछ जानने को मिला आज, और मुझे लगता है जो हमारे दर्शक हैं, जो सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो भी लेडीज़ हैं, उन्हें भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और मैं चाहूँगी मैम की बताई हुई डाइट्स आप प्लीज़ फॉलो करें। हम ऐसे ही एक और एपिसोड के साथ फिर वापस आएंगे अबाउट PCOD। सो देखते रहिए आयुर्वेद ऑनलाइन।